Good morning, dear students. This is the video number 2 of chapter number 10, that is respiration in organisms. So in this video, we will study how do we breathe. That means the respiratory system of a human being, the structure and the mechanism of the respiratory system. दैट मीन्स हम इस वीडियो के अंदर ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से? लेट्स सी. नोज, नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, विंड पाइप, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स एंड अल्वियोली. ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझेंगे. आवर नोज हैज़ 2 होल्स विच आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स. हमारी नोज में 2 होल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं. देयर इज़ अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नोस्ट्रिल्स कॉल्ड नेजल कैविटी. नोस्ट्रिल्स के पीछे एक पैसेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहते हैं. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू द आवर नोस्ट्रिल्स. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी. नॉर्मली हम इन नोस्ट्रिल्स के थ्रू ही एयर को इनहेल करते हैं. ठीक है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तब नोस्ट्रिल से ये कहाँ जाती है? नेजल कैविटी में. ओके, एज द एयर पासेस थ्रू दिस कैविटी इट बिकम्स वार्म. जैसे ही एयर इस कैविटी से पास होती है वो कैसी हो जाती है? वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है. इट ऑल्सो गेट्स मॉइस्चर्ड बाय द म्यूकस सीक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के अंदर एक मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है जो कि म्यूकस को सीक्रेट करती है. ये म्यूकस इस एयर को मॉइस्चर्ड कर देता है. ठीक है, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर गेट ट्रैप्ड बाय द म्यूकस एंड द हेयर प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे और जो म्यूकस होता है, ये दोनों एयर में प्रेजेंट डस्ट और अदर पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं. यानी अब अंदर कैसी एयर जाएगी? एकदम क्लीन एयर. ओके, फ्रॉम द नेजल कैविटी द क्लीन, मॉइस्ट एंड वार्म एयर पासिस into the trachea or windpipe. The trachea branches into 2 thinner tubes called bronchi, singular bronchus, which enter the lungs. ठीक है, अब ये जो एयर है जो नेजल कैविटी से जा रही है, ये कैसी होगी? मॉइस्ट होगी, क्लीन होगी और वार्म होगी. ठीक है, ये कहाँ जाती है? नेजल कैविटी से जाती है ट्रैकिया, जिसको हम क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं. ठीक है, अगर हम फिगर में देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोज से नोस्ट्रिल्स से एयर गई नेजल कैविटी में. नेजल कैविटी से ये जाएगी, यहाँ पे एक ब्लू कलर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है. ठीक है, इसको वॉइस बॉक्स यानी कि लेरिंग्स कहते हैं. इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई काम नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट होती है इसलिए शो किया हुआ है. ठीक है, तो नेजल कैविटी से ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे? ट्रैकिया. इसे विंड पाइप कहते हैं, जो कि आगे जा कर के 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगी. तो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई. लेकिन अगर हम इसके एक ही पार्ट को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रोंकस. यानी ब्रोंकस तो सिंगुलर है, अब प्लूरल फॉर्म में दोनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं ब्रोंकाई. ठीक है, और ये ब्रोंकाई के साथ ही कहाँ एंटर हो जाते हैं? लंग्स में एंटर हो जाते हैं. ये हमारे लंग्स हैं दोनों साइड में. ठीक है, तो ब्रोंकाई के साथ ही एयर कहाँ एंटर हो गई है? लंग्स के अंदर. ओके, आफ्टर एंटरिंग द लंग्स ईच ब्रोंकस डिवाइड्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. ठीक है, जब लंग्स में एंटर हो जाता है ब्रोंकस तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है और इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. ठीक है, द ब्रोंकियोल्स हैव टाइनी एयर सैक्स एट देयर एंड्स कॉल्ड एल्वियोली. ठीक है, अब इन ब्रोंकियोल्स के एंड में एक छोटी छोटी सैक टाइप स्ट्रक्चर
सैक किसको कहते हैं? बोरा। ठीक है, तो एक सैक टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसको हम एल्वियोली कहते हैं। ये बहुत सारी होती हैं इसलिए इनको एल्वियोली बोल रहे हैं, प्लूरल फॉर्म है। लेकिन अगर हम सिंगल सैक टाइप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलस। ठीक है, सिंगुलर क्या होगा इसका? एल्वियोलस। ईच लंग कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वियोली। हर लंग के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोली होते हैं। ठीक है, द वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर वेरी थिन एंड सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज. The air from the trachea through the bronchi and bronchioles finally enters the alveoli. ठीक है, अब ये जो alveoli है इनकी वॉल्स बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से, बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती है। ठीक है, तो अब एयर सबसे पहले तो नोज, नोस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स के बाद कहाँ लास्ट में आई है? एल्वियोली तक। ठीक है, द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली इनटू द ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, अब जो एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो एल्वियोली की थिन वॉल्स के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट देखें तो नोज से नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से लेरिंक्स में, लेरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स में, उसके बाद ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स एंड लास्ट में एल्वियोली में एयर गई। ये तो हुआ इन्हेलेशन का प्रोसीजर। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली ये तीनों चीज़ें कहाँ होती है? लंग्स के अंदर। ठीक है, और ट्रैकिया तक का पार्ट लंग्स से बाहर का है। यहाँ डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो ब्रोंकाइज हैं ये बाहर अंदर जाके लंग्स में बहुत ही छोटे 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 ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो गए और इनके एंड में ऐसे राउंड राउंड शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एल्वियोली बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो दोनों लंग्स हैं ये रिब केज के अंदर पैक हैं, रिब केज। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे जो ये डार्क ग्रे कलर की स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं? डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? एक शीट ऑफ मसल्स होता है जो कि इनहेल या एक्सहेल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मसल्स की एक शीट होती है। ऑक्सीजन combines with the hemoglobin in the blood to form oxyhemoglobin and is carried to all the cells of the body. अब ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसे हमारी बॉडी की सभी सेल्स तक ले जाता है। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन एंटर्स ब्लड। जो इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी ब्रेकडाउन ऑफ फूड के कारण, वो अब कहाँ चली जाती है? ब्लड के अंदर चली जाती है। ठीक है, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई इन द लंग्स। ब्लड जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक ले जाता है? लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई जो सैक लाइक स्ट्रक्चर थी वहाँ तक। फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड अलॉन्ग विद द एयर वी ब्रीथ आउट। लंग से जब एयर बाहर जाती है, ब्रीथ आउट होती है, तो उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाती है। इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलस। ठीक है, तो यानी कि जो एल्वियोलस है वहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वहाँ से ऑक्सीजन तो ब्लड कैपिलरीज में जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलस में वापस आ रही है। Okay, you can see in the diagram also here exchange of gases in the alveolus is shown, है ना। तो यहाँ पे ये आपकी alveolus है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक जो गैस आ रही है, एयर आ रही है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ से ब्लड के अंदर घुल के जा रही है। ठीक है, और जो ब्लड कंप्लीट बॉडी से इस तक आ रहा है उसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से वापस से इसी स्ट्रक्चर में एल्वियोलस में चला जाता है। ओके, नाउ देयर इज अ फैक्ट रिटन that our lungs contain about 300 million
alveoli. The lungs are the only organ in the body that can float. तो लंग्स हमारी बॉडी का ओनली ऑर्गन है जो कि फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर होती है, ठीक है। और एक लंग के अंदर लगभग 300 मिलियन एल्वोलीज होती हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ एयर एंटर्स द लंग्स। एयर जो है लंग्स के अंदर एंटर कैसे करती है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2, टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म डिटरमाइन करेंगे। सो द थिंग्स नीडेड आर अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, 2 balloons, some plasticines, a rubber sheet and a rubber band। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है, मेथड में टेक अ वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, अ सॉफ्ट ड्रिंक प्लास्टिक बॉटल विल डू एंड गेट समवन टू कट ऑफ इट्स बॉटम। हम एक प्लास्टिक बॉटल लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक की भी हो सकती है, और उसको बॉटम से कट कर देंगे, उसका बॉटम हटा देंगे। ठीक है, मेक अ होल थ्रू द बॉटल्स कैप, बॉटल की जो कैप है उसके अंदर हमें एक होल कर देना है। ओके, टाई 2 deflated balloons at the 2 forked ends of a Y-shaped glass और प्लास्टिक ट्यूब। तो ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब का जो ये वाई शेप वाले फॉक शेप है, इसके एंड पे हम डिफ्लेटेड बलून्स को लगा देंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस द ट्यूब fitted with 2 deflated balloons from the cut end of the bottle and pass the tube through the hole in the cap। अब हम बॉटम वाला एंड जो था, जो कट कर लिया था हमने, वहाँ से इस ट्यूब को अंदर डालेंगे और कहाँ ले जाके फिक्स कर देंगे, जो होल हमने इसकी कैप में किया था वहाँ पे। ठीक है, यूज़ द प्लास्टिसाइन टू सील द कैप एंड मेक इट एयर टाइट। अब हम यहाँ पे जो इसकी कैप है, यहाँ पे प्लास्टिसिन्स यूज़ करके इसको एयर टाइट बना देंगे। टाई अ थिन रबर शीट अराउंड द ओपन बेस ऑफ द बॉटल यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। योर apparatus इज रेडी नाउ। ठीक है, अब हम लास्ट में यहाँ पर एक रबर शीट लगा देंगे और उस पर एक रबर बैंड लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। अब हमारे पास ये पूरा apparatus बन गया। ठीक है, इस apparatus के अंदर जो हमने ये बॉटल बनाई है, ये हमारी कंप्लीट रिब केज है। ठीक है, ये जो बलून्स हैं ये एज लंग्स वर्क करेंगे, ये हमारा ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, और ये जो रबर शीट है लास्ट की, ये हमारी एज डायफ्राम रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नाउ कम टू द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन। व्हेन यू पुल द रबर शीट डाउनवर्ड, जब आप इस तरीके से रबर शीट को डाउनवर्ड करेंगे तो क्या होगा, द स्पेस इनसाइड द बॉटल इंक्रीजेज, दस lowering the air pressure inside the bottle. The air from the outside rushes in through the Y-shaped tube into balloons, due to which the balloons get inflated, their size increases. This is how you inhale air during breathing. ठीक है, जब हम इस तरीके से इस रबर शीट को नीचे करेंगे तो इस बॉटल के अंदर, जिसको हमने चेस्ट कैविटी माना है, इस बॉटल के अंदर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन एयर तो उतनी है, दैट मीन्स एयर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। एयर प्रेशर कम होगा तो जो बाहर एनवायरनमेंट की एयर है वो इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए अंदर जाएगी। ठीक है, जब ये अंदर जाएगी तो इससे जुड़े हुए जो ये डिफ्लेटेड बलून्स थे ये इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, यानी कि इनका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, ये फूल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ प्रोसीजर, जब हम एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, व्हेन यू पुश द रबर शीट अप, द स्पेस इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेज, देयरफॉर द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इंक्रीजेज। अब जब हम इस रबर शीट को ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो क्या होगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, अंदर का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो अंदर की एयर बाहर आएगी। जब अंदर की एयर बाहर आएगी तो जो दोनों इन्फ्लेटेड बलून्स थे अब कैसे हो जाएंगे, डिफ्लेटेड, यानी इनका साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर क्या हो गया, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथ करते टाइम जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तब
इसी तरीके से एयर बाहर आती है। ठीक है, द एक्शन ऑफ रबर शीट इन दिस एक्टिविटी शोज हाउ वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ the downward and upward movement of the diaphragm in our body. That means diaphragm के ऊपर या नीचे की तरफ के मूवमेंट के कारण ब्रीथिंग किस तरह से अफेक्ट करती है, किस तरीके से हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, वो एक्शन हमने इस एक्टिविटी में देखा। ठीक है, when the diaphragm moves downward during inhalation the lungs are filled with air. जब डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है तब इनहेलेशन होता है, दैट मीन्स लंग्स के अंदर एयर फिल हो जाती है। बट व्हेन द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, लेकिन जब डायफ्राम अपवर्ड मूव करता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को, देन द एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, तब एयर लंग्स से बाहर चली जाती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट मेक्स अस ब्रीथ। ठीक है, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। वी हैव जस्ट लर्नड दैट when we place our hand on our chest, we find that our chest rises and falls as we breathe in and out. How does this happen? जब हम अपनी चेस्ट पे अपने हाथों को रखेंगे तो हम क्या देखते हैं, ब्रीथ इन या आउट करते टाइम पे हमारी जो चेस्ट है वो राइज या फिर फॉल होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? Breathing takes place with the help of the intercostal muscles between the ribs and the diaphragm. ठीक है, डायफ्राम और हमारी रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इनके कारण हम ब्रीथिंग कर पाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हेन वी ब्रीथ इन द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। जब हम ब्रीथ इन करते हैं यानी इनहेलेशन की ड्यूरेशन में जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इससे दो चीज़ें एक साथ होती है। फर्स्ट वन इज द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब्स तो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ पुश होती हैं। ठीक है, सेकेंड, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड। और जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, रिब्स ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ, तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। दैट मीन्स रिब्स का जो ये अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट है और डायफ्राम का जो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, इन दोनों मूवमेंट्स के कारण क्या होगा, चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एंड द एयर रशेस इनटू द लंग्स। द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर एंड एक्सपैंड। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुई तो बाहर की जो एयर है उससे लंग्स जो हैं वो भर जाएंगे और एक्सपैंड हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन व्हेन वी ब्रीथ आउट द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। फिर से दो चीज़ें होती है। द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। रिब्स जो है वो डाउनवर्ड हो जाती हैं और इनवर्ड हो जाती हैं। ठीक है, द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। और डायफ्राम भी अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है रिलैक्स होके। यानी इस कंडीशन में दोनों ही चीज़ें, रिब्स और डायफ्राम दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में होता है। तो रिब्स तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में डाउनवर्ड आ जाती हैं और डायफ्राम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम डिक्रीजेज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। अब इन दोनों एक्शन से क्या हुआ, चेस्ट कैविटी का जो स्पेस था वो अब डिक्रीज हो गया। ठीक है, द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर एंड द एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स। चेस्ट कैविटी अब छोटी हो गई और लंग्स से एयर बाहर आ जाती है। द लंग्स गेट एम्प्टीड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लंग्स जो है वो तो खाली हो जाते हैं यानी कोई एयर नहीं रहती और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि इस वाले फिगर में बताया है 10.5 में। ठीक है, यहाँ पे ये डायफ्राम शो किया है ना, ये रिब्स की केज के अंदर की साइड हमारे लंग्स होते हैं।
तो फर्स्ट वाली फिगर में तो ये अपवर्ड है, रिब्स जो है अपवर्ड आउटवर्ड है और डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड है। और सेकंड वाले के अंदर डायग्राम के अंदर एक्सेलेशन वाली चीज़ बताई हुई है, तो रिब्स भी हमारी सिकड़ी हुई अपनी रिलैक्स पोजीशन में है और डायफ्राम भी अपना रिलैक्स पोजीशन में है, यानी कि ऊपर की तरफ है। ठीक है। Now the differences between inhalation and exhalation are given in the tabular form। फिर से हमें inhalation और exhalation इन दोनों की differences को tabular form में बताया हुआ है। And the parameters are movement of air, movement of ribs, movement of diaphragm, volume of chest cavity and lungs। सबसे पहले हम देखते हैं movement of air। movement of air कहाँ होगा? inhalation में क्या होता है? एयर रिच इन ऑक्सीजन फ्लोज इनटू लंग्स। इनहेलेशन में वो एयर जिसमें कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है वो लंग्स के अंदर जाती है। एक्सहेलेशन में जस्ट अपोजिट होगा, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में होती है, वो लंग्स से बाहर आती है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ रिब्स, रिब्स का मूवमेंट कैसा होगा? इनहेलेशन में तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड होता है, जबकि एक्सहेलेशन में ये डाउनवर्ड एंड इनवर्ड होता है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम इनहेलेशन में तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और कहाँ जाता है? डाउनवर्ड जाता है। ठीक है। जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे ये रिलैक्स पोजीशन में होता है और अपवर्ड आ जाता है, वापस ऊपर आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, ऑब्वियस सी बात है इनहेलेशन के टाइम पे चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो जाता है। और एक्सहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड द लंग्स एक्सपेंड, वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। ठीक है। लंग्स एक्सपेंड हो जाता है यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, कब? इनहेलेशन में। ठीक है। और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम डिक्रीजेज, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन मैकेनिज्म।